This call is now being recorded. Macmin sir. Yes, come in. Yes, बैठिए. Thank you sir. वेलकम. हाँ, तो योगेंद्र जी आपका नाम है. कहाँ से आपने 10th और 12th कहाँ से किया? सर मैंने 10th 2003 में रविंद्र एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल सुल्ताना से की है और 12th मैंने 2005 में श्री डालमिया स्कूल चिड़ावा से की है और ग्रेजुएशन मेरा चिड़ावा कॉलेज चिड़ावा से इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी विषय में है और साथ ही 2012 में मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर किया है. ग्रेजुएशन कब हो गया था आपका पूरा? 2010. 2010 में. तो आपके 12th और ग्रेजुएशन में भी गैप है, कंटिन्यू पढ़ाई नहीं की आपने? सर 2 वर्ष बीच में 2006 में मैं बीएससी में अपीयर हुआ था, लेकिन मैं उस विषय में खुद को सहज भी नहीं पाया और मैं अनुत्तीर्ण हो गया था. उसके बाद 1 साल मैंने मंथन किया और उसके बाद मैंने मानविकी विषय लेकर सिविल सर्विसेज की तरफ दृष्टिकोण बनाते हुए और ये विषय मैंने चुना. तो पहले आप बीएससी में आपने एडमिशन लिया, फिर आप वहाँ सहज नहीं रहे, फिर आपने मानविकी विषय लिया. तो क्या इससे लगता है कि आप अपने निर्णय के प्रति सजग नहीं है, ठीक से निर्णय नहीं ले पाते हैं? जी सर, मैं काफी हद तक आपकी इस बात से मेरी पढ़ाई का जो निर्णय रहे हैं उनमें मैं अपनी इस गलती को स्वीकार करता हूँ कि 11वीं क्लास हो चाहे 12वीं हो, वहां पर भी मैंने जो विषय चुने थे वो मेरा पूर्णतः खुद का निर्णय नहीं था, वो अपरिपक्वता में लिए गए निर्णय थे और मैं उन विषय में सहज भी नहीं पाया खुद को. तो फिर उसके बाद में आपने 2010 में ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 2012 में पूरा हुआ है? जी सर. और अब लगभग उस टाइम को हो चुका है, आपके ग्रेजुएशन के बाद में 15 साल का टाइम बीत चुका है. ये शायद फर्स्ट टाइम है आपका आरएस का इंटरव्यू? जी सर, मैं प्रथम तो बार. इतना समय आपने कैसे लगा दिया है आप एक डिसीजन लेने में, और इतने साल आप क्या कर रहे थे? सर 2012 में जैसे ही मैंने एमए इंग्लिश किया था, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मैं गंभीर था, लेकिन पूर्णतः परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी उस समय. तो मैंने पढ़ाई शुरू की, लेकिन 2015 में मैंने प्रारंभिक परीक्षा भी उत्तीर्ण की, लेकिन मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया और मेरी रणनीति कमी के चलते 2016 में मैं प्रारंभिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहा था और उसके बाद मैंने मेरी कमियों को सुधारा और साथ साथ अपनी आर्थिक प्रतिबद्धता भी मुझे पूरी करनी पड़ी. तो दोनों के अंदर तो सामंजस्य. ऐसा लगता नहीं है आपको? देखो, आप शुरू में आपने कहा कि आपने बीएससी लिया, फिर आप मानविकी में गए, इधर आपने पहले सिविल सर्विस की तैयारी की, वहां पर आप सफल नहीं हुए, और अब जाकर के आप 2021 में आप आरएस का इंटरव्यू दे रहे हैं. तो कहीं आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखते हुए और आपके अभी तक के निर्णय देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि आप अपनी लाइफ में अभी तक सफल नहीं हुए हैं, या आपके जो निर्णय वो सही नहीं है, कहीं न कहीं आप अपना मूल्यांकन नहीं कर पाए हैं? हाँ सर, बिल्कुल मैं इस विषय में ऐसी बात नहीं है मूल्यांकन नहीं कर पाया. मैंने सर जहाँ भी मैंने खुद का मूल्यांकन किया और समय समय पर मैंने परिवर्तन किए हैं और लगातार इतने समय से आरएस परीक्षा के लिए जुटे रहना, ये मेरी एक परसेवरेंस है. उस चीज को भी दर्शाता है सर मेरा. अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी सर मैं निजी क्षेत्र में जो कोचिंग्स हैं उनमें पढ़ा रहा हूँ और वो मेरा एक आर्थिक प्रतिबद्धता पूरा करने का एक माध्यम भी है. हम्म. और साथ ही मैं अभी अभी साक्षात्कार के लिए तैयारी में जुटा. अच्छा, तो अभी भी आप प्राइवेट कोचिंग करवा रहे हैं, और इतना समय में कोई अ, अपना खुद का संस्थान चला रहे हैं आप? जी सर. कितना कितनी अर्निंग हो जाती है, कितना कमा लेते हैं आप? सर इससे मेरी प्रतिबद्धताएं पूरी हो जाती हैं और 35 से 40 हजार तक मेरी आमदनी हो जाती है इसमें. हम्म. 35 से 40 हजार हो जाती है, तो 35 से 40 हजार में आज के महंगाई के ज़माने में काम कैसे चलता है? सर जहाँ तक काम चलने की बात है तो इसके अतिरिक्त भी मैं जो समय होता है, कई बार आवश्यकता पड़ने पर मैं अतिरिक्त बैच भी पढ़ा लेता हूँ. वहां से मेरी पूर्ति इनकी हो जाती है और मेरी आवश्यकताएं सर इतनी सीमित है जितनी मेरी है, उससे मेरा अच्छी तरीके से इससे काम चल जाता है और कहीं ना कहीं मैं बचा भी लेता हूँ. और अगर इस बार भी आप सफल नहीं होते हैं, आरएस नहीं बन पाए, तो फिर क्या करोगे?
सर ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है उसके लिए मुझे अभी आयु और जो अवसर हैं वो मेरे सामने उपलब्ध हैं अभी, और मैं लगातार मेरी आर्थिक प्रतिबद्धताएं कोचिंग पढ़ाने से पूरी करता रहूंगा, और साथ ही इस परीक्षा के लिए जो तैयारी है उससे अपनी कमियां दूर करते हुए फिर से इस परीक्षा में बैठूंगा। तो और क्या आपको लगता है कि इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होगा? जी सर, मैंने इस बार अपनी रणनीति में सुधार किया है, और बेहतर मैंने अपने आप को परीक्षा में बेहतर रूप से उतारा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मैं अच्छा कर पाऊंगा इस परीक्षा में। ठीक है। एक होता है सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स, सुना आपने? जी सर। क्या होता है ये? सर ये अन्य देशों में जहाँ जीडीपी की संकल्पना है उसी की तर्ज पर जो एक देश है भूटान, वहाँ पर जीएचपी की संकल्पना उस देश के द्वारा अपनाई जाती है, ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्शन। ये सर भूटान में अपनाई जाती ये केवल भूटान में अपनाई जाती है या पूरा वैश्विक सूचकांक जारी होता है इसका? ये सर वर्तमान समय में जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके द्वारा भी एक इंडेक्स इसका जारी किया जाता है। श्योर है आपकी ये यूएन यूएनओ जारी करता है इसको? जी सर, यूएनओ के द्वारा तो है। दो 2000 का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसकी थीम क्या है? सॉरी सर, मैंने इस बारे में पढ़ा था लेकिन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा तो भारत की रैंक क्या है उसमें? रहा। सर 139 आउट ऑफ 149। 139 149 आउट देशों के ऑफ। सूचकांक में एक तीन ठीक है, 139 पर स्थान। ठीक है। एक शब्द आता है आजकल बार बार, लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री को आप परिभाषित कीजिए, एग्जैक्टली इस वर्ड की डेफिनेशन बताइए। सर किसी क्षेत्र विशेष में जो परंपरागत रूप से जो चयन प्रक्रिया है उसकी बजाय कोई वैकल्पिक अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी को किसी पद विशेष पर लाया जाए तो वो सर लेटर एंट्री के अंदर। तो भारत सरकार अभी लेटरल एंट्री पे काम कर रही है, संयुक्त सचिव स्तर पे भर्तियां कर रही है। आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताना है, 4 पॉइंट। पहला सर इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो परंपरागत तरीके से जो इस पदों के लिए जो तैयारी करने वाले होते हैं उनमें कहीं ना कहीं उनके उत्साह में कमी आती है। दूसरा इसका बिंदु है सर वो उस क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन एक जो परीक्षा की जो प्रक्रिया होती है उसमें सारे विविध जो आयाम होते हैं प्रतिनिधि के, वो सॉरी अभ्यर्थी के, उनकी जांच हो पाती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं मानता हूँ हो सकता है कुछ पक्ष रह जाए। और तीसरा जो बिंदु सर इसका है, इसमें जो सामान्य और विशेषज्ञ का जो अंतराल है वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर। ठीक है। अर्जुन जी। अर्जुन जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। तब तक आप एक और बता दीजिए, आज आज का दिन आज कौन सा डे है? सर आज सोमवार है। और इस डे को विश्व में किस दिन के रूप में मनाया जाता है? आज सर विश्व जल दिवस है। 22 मार्च की जो तिथि है वो विश्व जल दिवस के रूप में। ठीक है। अर्जुन जी, तैयार हो? बाकी मेंबर सर अगर आवाज पहुंच पाए, कृष्ण जी भी अवेलेबल हैं, वो अगर पूछना चाहें तो, अगर नहीं हो पा रहा है ज्वाइन तो बाद में ज्वाइन कर लेंगे। कृष्ण गोपाल जी, आप इनकी हॉबी से रिलेटेड कुछ पूछ लीजिए यार, आजकल अब है ना मेंबर सब ज्वाइन भी नहीं कर रहे। जी सर।
अच्छा, और कोई मेंबर नहीं है सर? आज अपन ही है मतलब यूं? हाँ, अर्जुन जी है, वो अर्जुन जी जुड़ नहीं पा रहे हैं ठीक से, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, और सुनील लिंबा जी ने ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर 1 मिनट आप पूछो, तब तक मैं थोड़ा सा ठीक है। तैयार होकर मैं हाँ पूछता हूँ। हाँ 1 मिनट ठीक आप है। पूछो। आपका ज्योग्राफी विषय रहा है, तो जी सर। 21 मार्च का दिन भूगोल में क्यों महत्वपूर्ण है? 21 मार्च का जो दिन है सर, ये बसंत विश्व के रूप में जाना जाता है। इस दिन भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। सिद्धि पड़ती है। हॉबी क्या रही आपकी? सर मैं प्रेमचंद का साहित्य मुख्यतः पढ़ता हूँ, बाकी सारे प्रकार का साहित्य पढ़ने का मैं प्रयास करता प्रेमचंद का साहित्य पढ़ते हैं आप। अभी तक आपने प्रेमचंद जी के साहित्य में क्या क्या पढ़ा है? हूँ। सर मैंने प्रेमचंद जी की जो उपन्यास है, हाल ही में सेवा सदन उपन्यास पढ़ा है, और वर्तमान में मैं रणभूमि जो उपन्यास है वो पढ़ रहा हूँ। आधे से ज्यादा मैं उसको अभी पढ़ चुका हूँ। और साथ ही उनकी कहानी है ईदगाह, वो मैंने पढ़ी है। और इनके उपन्यासों पर और इनकी रचनाओं पर आधारित एक कार्यक्रम है तहरीर मुंशी प्रेमचंद की, डीडी नेशनल चैनल पर आता है। मैं उस पर इनके कार्यक्रम देखना पसंद ईदगाह, ये क्या होता है? ईदगाह क्या होता है? ईदगाह सर, भारत में जो मुस्लिम पंथ है, उन उनके जो मानने वाले हैं उनका एक, हम कह सकते हैं कि उनका एक हाँ, जी सर। शुरू कर। हाँ, योगेंद्र सिंह जी आप कैसे हैं? जी सर एकदम अच्छा हूँ। अच्छा, आज विश्व जल दिवस है, अभी आप बता रहे थे। जी सर। क्या है विश्व जल दिवस? क्या है? कभी विश्व जल दिवस, कभी विश्व खाद्य दिवस, इन सब का उद्देश्य क्या होता है? क्यों हम इन सभी अलग अलग दिवसों को अपन मनाने की कोशिश करते हैं? क्या महत्व है इनका? इनका जो उद्देश्य है वो एकमात्र यही उद्देश्य है कि मानव जो जाति, जो सभ्यता है, या फिर जो मानववाद है जिसमें जीवन को सभी को सम्मिलित कर लिया जाए, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर संसाधन है वो सीमित है, चाहे खाद्य रूप में हो चाहे जल के रूप में हो। और जो मानव है या फिर जो मानव प्रजाति के अतिरिक्त जो जीव है, उनको ये अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूकता उनके बीच बढ़ाने के लिए कि हम इन संसाधनों का जो उपयोग है वो बहुत ही सावधानी से करें, मितव्ययतापूर्ण करें, और उनके स्रोतों का संरक्षण भी करें, यही तो। अच्छा, आज से 30 साल बाद में, अभी 2021 है, 2050 2051 के पास, अ, उस समय की स्थितियों का आप एक बार कल्पना करके मुझे बताओ। उस समय पानी की स्थिति कैसी रहेगी, और उस पानी की स्थिति को देखते हुए हमारे भारत में किस तरीके का एक एटमॉस्फेयर, किस तरीके का वातावरण आपको समाज में नजर आएगा? क्वेश्चन समझे आप मेरा? यदि 30 साल बाद की अगर हम बात करें, तो मैं पहला बिंदु इसमें रखना चाहूंगा कि वर्तमान में जितना पर्यावरण को लेके और संसाधनों के लिए अवेयरनेस हो रही है, तो उस समय तक जो आगे की जो पीढ़ी होगी वो सतत विकास के लिए कहीं ना कहीं अधिक सजग होगी, और वो इसके लिए ज्यादा प्रयास करेगी, और अगली पीढ़ी के लिए भी वो इसके लिए अपने संसाधनों को सही तरीके से। दूसरा बिंदु सर मैं इसमें रखना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो औद्योगिक जो कार्य हैं जो भी हैं, उनमें ऐसी तकनीक विकसित होंगी कि पानी का कम से कम यूज किया जा सके। और इसके अतिरिक्त तकनीकी संवर्धन के रूप में जो ऐसे सोर्सेज हैं जो पानी है, जैसे समुद्र का पानी है, उनमें ऐसी तकनीक के माध्यम से उनको भी पीने योग्य बनाया जाएगा। और जहां तक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में वर्तमान में जरूर चुनौतियां हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं, और ऐसे साझा प्रयास अगर लगातार होते रहे, तो जलवायु परिवर्तन से भी जो ग्लोबल कूलिंग या फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से मानव जाती है उनको कम करने में सफल। बहुत अच्छा। कुल मिलाकर आप मुख्यतया सकारात्मक है कि ये जो प्रॉब्लम आज है, कुछ वर्षों के बाद में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और इसमें हम सभी भी सकारात्मक रूप से इसमें योगदान देंगे। बहुत अच्छी बात है। चलो, मैं इसके पानी के लिए तो आपने बताया। आपके जो करियर, आप एक आरएस अधिकारी बनना चाहते हैं, मैं आज से 20 साल बाद में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं?
आज आपकी उम्र कितनी है? सर 32 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, 20 साल बाद में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? 20 साल बाद मैं सर एक आरएस हूँ तो हो जाता हूँ, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी जो मैं खुद को इस रूप में जानूं कि मैंने अपने जो पद का जो निर्वाह है उसकी जो भूमिका थी उसको बेहतर तरीके से मैंने निभाया, और कहीं भी ऐसी हालांकि आरोपों से नहीं बचा जा सकता, ऐसा एक सिविल सर्विसेज जो पद है, लेकिन फिर भी मैं एक ईमानदारी की छवि वाला जो एक अधिकारी उस रूप में जाना जाऊं। साथ ही अपने जो पद के अतिरिक्त जो कार्य हैं सामाजिक रूप से जागरूकता के, या फिर युवा पीढ़ी के लिए कुछ योगदान दे सकूं लेखक के रूप में, या फिर जो अपने अनुभव हैं उनको मैं मेरी आत्मकथा या जीवनी के माध्यम से उतार सकूं, तो उससे युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सके, ऐसा मैं अपने आप को देखता हूँ। चलो, आपने बताया अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट करूं। 20 साल बाद में ऐसा है कि आप एक आईएएस अधिकारी हैं, वरिष्ठता को प्राप्त कर गए हैं, और अब आईएएस अधिकारी के लिए प्रमोशन होने वाले हैं। आपसे जूनियर एक कोई अधिकारी था जिसका प्रमोशन लिस्ट में नाम आ गया है, वो आईएएस बन गया है, आप रह गए हो, किन्हीं कारणों से आप रह गए हो, आप किस तरह से रिएक्ट करोगे? यदि ऐसी स्थिति आती है तो मैं पहले उन बिंदुओं पर ही अपना अवलोकन करूंगा कि जो नियम और जो बनाए गए हैं सर्विस के जो रूल्स हैं उनमें किन बिंदुओं को आधार पर रखते हुए उनको प्रमोशन दिया गया है, और कहीं ना कहीं यदि इसके लिए मुझे न्यायालय में जाकर भी अपना पक्ष रखना पड़ा और मैं अपनी जो प्रगति है और मेरी पदोन्नति है उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं वहां जाऊंगा, अगर उनको योग्यता के बल पर और नियम और कानून के माध्यम से सर्विस के हिसाब से प्रमोशन मिला है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। चलो, अब थोड़ा सा और ट्विस्ट है कि वो जो जिनको प्रमोशन अभी मिला है वो आरएस से आईएएस नहीं, लेटरल एंट्री से 50% से ज्यादा जो लोग हैं लेटरल एंट्री से आ गए हैं। अब आप क्या कहेंगे? अब आप क्या अपने आप के साथ अन्याय या अपने साथ कुछ थोड़ा हेट महसूस नहीं करेंगे, हेटेड महसूस नहीं करेंगे आप? सर अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं जहां तक मेरा व्यक्तिगत स्वभाव है उस हिसाब से सर मैं जिस पद के लिए आया हूँ तो मैं इतना भी उन चीजों में अपने आप को नहीं व्यस्त करूंगा कि मैं एक अधिकारी के तौर पर जो पद मेरे पास उस समय है उसके काम के साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊँ, और थोड़ा बहुत अगर पदोन्नति में होती है ऐसी स्थिति तो सर मैं अपने आप को संतुष्ट पाऊंगा और काम पर ज्यादा महत्व दूंगा, बहुत बहुत ऊर्जा मेरी व्यर्थ नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब इन बातों से आपको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जी लेटरल एंट्री को आप स्वीकार करते हैं। लेटरल एंट्री जो है, ये जो कदम सरकार का है, इससे आप सहमत हैं? लेटरल एंट्री के संबंध में सर मेरा यही कहना है, इसके गुण और दोष की मैं हम चर्चा कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन सरकार के जो रूल्स हैं नियम है तो वो भी कहीं ना कहीं सब पक्षों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, और वो भी एक कहीं ना कहीं समय की मांग रही है। तो सर उस स्थिति में विरोध के स्तर पर तो मैं नहीं उतरूंगा। चलो, अच्छी बात है। आप राजस्थान में कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, 5th शेड्यूल में कुछ है क्या ऐसा राजस्थान में कोई एरिया? हाँ सर, दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं वो शेड्यूल ट्राइब एरिया में आते हैं। अच्छा, कौन कौन से जिले आते हैं? कितना भाग राजस्थान का शेड्यूल ट्राइब 5th शेड्यूल में आता है? बांसवाड़ा, सिरोही, और कुछ क्षेत्र अलग अलग, उदयपुर का कुछ क्षेत्र भी सर इसके अंतर्गत है। पूरे जिले कितने आते हैं इसमें? सुनील जी ने भी ज्वाइन कर लिया सर, ना? अच्छा अच्छा, बस मैं 1 मिनट में खत्म करता हूँ। अच्छा, चलो ठीक है। अब आप कुछ जो आपका शौक है साहित्य पढ़ना, उस पर कुछ पूछा जाए आपसे। साहित्य पढ़ना आपका शौक है, और साहित्य में भी प्रेमचंद जी का साहित्य है वो पढ़ना आपका शौक है। मुख्यतः प्रेमचंद जी को कैसा साहित्यकार आप पाते हैं? प्रेमचंद जी के साहित्य में सर जहां तक है वो अपने समय के जो परिस्थितियां थी, जैसा समाज था, उनका जो यथार्थ जो चित्रण था वो उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, और उनको पढ़ते वक्त वो एक जीवंतता भी प्रतीत होती है, और उनके जो किरदार हैं उस समय के
वो आज भी कहीं ना कहीं समाज में देखे जा सकते हैं जिस रूप में उन्होंने उनको उतारा। नहीं, कैसा साहित्यकार आप पाते हैं उनको, कैसे साहित्यकार हैं वे? अगर वर्गीकरण किया जाए तो अलग अलग साहित्यकारों के जो प्रकार हैं उसमें वो किस प्रकार के साहित्यकार हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। ये सर यथार्थवादी जो साहित्य लिखते हैं उस श्रेणी में इनको रखा है। अच्छा अच्छा। एक बूढ़ी काकी करके आपने एक इसका इनका एक कहानी पढ़ी होगी आपने? जी सर। पढ़ी आपने बूढ़ी काकी? अच्छा, क्या है उस जी सर। कहानी में, आप थोड़ा बताएंगे मुझे? इस कहानी में सर पहला जो बिंदु है वो एक तो जनरेशन गैप जो पीढ़ी अंतराल है वो कहीं ना कहीं नजर आता है और वो फिर विस्तृत होते होते और परिवार में या घर में जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी पीड़ा को उजागर इसमें किया गया है। और दूसरा बिंदु जो नई जो पीढ़ी है तुलनात्मक रूप से पहली वाली जनरेशन से उनकी जो असंवेदनशीलता है वो ये उसमें दिखाई गई है। चलो अच्छी बात है। गोदान भी आपने पढ़ा होगा? गोदान सर मैंने काफी पहले पढ़ा है लेकिन अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा सर। कौन सा चरित्र आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है गोदान का? गोदान में सर जो धनिया का जो चरित्र है वो मुझे प्रभावित। होरिका क्यों नहीं? जबकि होरिस का मुख्य पात्र, होरी के इर्द गिर्द पूरी होरी कहानी सर चलती है इसमें। किरदार है जिसमें हमें जीवन के जो संघर्ष हैं उन पे लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन होरी में सर मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा परंपरावादी जो दृष्टिकोण है परंपराओं से बना रहना और प्रतिकार थोड़ा बहुत भी नहीं करने की जो साहस है वो नहीं जुटा पाते कहीं कहीं। चलो बहुत अच्छा युवेंद्र जी। नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज, नेक्स्ट मेंबर प्लीज। हाँ जी योगेंद्र जी, कैसे हैं आप? सर एकदम अच्छा। कुछ करंट इश्यूज पे अपन बात करेंगे। जी। अभी जो कृषि के लिए बिल लाया गया है उससे आपको क्या लगता है कि मंडियां जो है वो समाप्त हो जाएंगी? सर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो मंडियों के समाप्त होने की बात इसमें नहीं है क्योंकि दोनों विकल्प किसानों के समक्ष रखे गए हैं। लेकिन जैसे प्रावधान है उनमें कि जो मंडी से बाहर जो बिक्री होगी वहां पर टैक्सेस नहीं होंगे तो वहां पर निश्चित रूप से ज्यादा पैसा वहां पर मिलेगा उपज के रूप में। और वैसी स्थिति अगर लगातार बनी रहती है तो धीरे धीरे मंडियों के समाप्त होने का जहां तक है सर मुझे लगता है कि खतरा एपीएमसी खत्म होने का खतरा बना रहेगा। यानी आप ये मान रहे हैं कि कुछ समय बाद मंडियां समाप्त हो सकती हैं? हाँ सर इसमें अगर संरचनात्मक रूप पर कोई बदलाव जैसे नहीं किए जाते एक तो जो लाइसेंसधारी जो होंगे उनके लिए थोड़े से नियम कानून थोड़े से कड़े हों और जो मंडी से बाहर जो खरीदारी जो की जाएगी वहां पर भी अगर टैक्स की व्यवस्था सॉरी टैक्स वहां पर लगाया जाता है तो एक फेयर कंपटीशन दोनों के बीच बना रहेगा। अन्यथा सर मुझे लगता है कि एपीएमसी की जो है वो प्रासंगिकता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चलिए आपने ये बात की तो अभी राजस्थान सरकार जो है मंडियों को सशक्त बनाने का कुछ प्रयास उसने हाल ही के समय में किए हैं, तो कुछ दो चार प्रावधान आप बता पाएंगे? सर राजस्थान के संदर्भ में जो विदेश लिए गए हैं माफी चाहूंगा मैंने इसके बारे में पढ़ा है लेकिन अभी मैं रिकॉल नहीं। चलिए कोई बात। एक आप बताइए कि राजनीति और अर्थव्यवस्था अपने आप में किस प्रकार संबंधित हैं? जी सर राजनीति और व्यवस्था जो प्रत्येक रूप है राजनीति जहाँ भी भूमिका होती है उसके आधार पर अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। कोई आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, नेटवर्क इश्यू लग रहा है। सर अब अपना वीडियो अब ऑफ कुछ आ करना रही है, पड़ेगा। बोलिए। हाँ अपना वीडियो ऑफ कर ऑफ लें कर लें। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी भी साफ तो मेरी नहीं आवाज आ है। रही हाँ ठीक है, आ रही है, बोलिए बोलिए। राजनीति और अर्थव्यवस्था में सर एक उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझ सकते हैं। एक
जैसे एक व्यवस्था होती है समाजवाद व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, वहां पर जो राजनीतिक जो सत्ता होती है उसकी जो भूमिका है वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। एक हम कहें कि नियंत्रण होता है वहां पर राज्य का। यदि राज्य की भूमिका कम हो तो ऐसी व्यवस्था जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था है। एक उदाहरण भारत का रखा जा सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, जहाँ पर कुछ क्षेत्रों में सरकार का नियंत्रण अधिक होता है और कुछ क्षेत्रों को सरकारी नियंत्रण में से थोड़ी ढील दी जाती बढ़िया, आपने बढ़िया। अच्छा, आप संविधान की प्रस्तावना बोल सकते हैं, याद है आपको? है। जी सर। बोलिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और चलिए उपासना चलिए, की ठीक है, स्वतंत्रता। ठीक है, ठीक है। आप ये बताइए कि उद्योगों को राजस्थान सरकार द्वारा बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में हालिया क्या प्रयास किए गए हैं? कोई 2 या 3 प्रयास आप बताइए। एक तो सर उद्योगों के लिए एक तो जो सिंगल जो विंडो क्लियरेंस है उसकी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, ताकि इसके लिए जो भी औपचारिकता है उसकी ज्यादा दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज जो सर एंजिल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए 3 साल तक उनको जो भी इंस्पेक्शन वगैरह है उनसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक जो शानदार सर इसमें प्रयास हुआ है कि जो इंस्पेक्शन जो है उसको वो इंस्पेक्शन राज्य की तरफ नहीं चला जाए, इसलिए जो रेंडमली जो इंस्पेक्शन है उसकी व्यवस्था इस दिशा में की जाती है। साथ ही जो एमएसएमई एक्ट है और जो कौशल विकास से जुड़े हुए कार्यक्रम है वो भी सरकार कर। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि फांसीवाद और नाजीवाद में क्या अंतर है? सर फांसीवाद जो है ये जो मोसोलिनी है उनके जो एक उनके द्वारा स्थापित की गई एक विचारधारा है। वहीं नाजीवाद जो है जो जर्मनी के जो हिटलर हैं उनके द्वारा उनके नाम पर या फिर उनके अनुयायी जो है वो ये अपनाते हैं। और जहां तक बेसिकली इसका है तो ये सर जो रेशियल जो गर्व है, रेशियल जो प्राइड है, जातीय जो सुपीरियरिटी है उसकी बात ये करते हैं। ठीक है सर, मेरी तरफ से हो गया, कंप्लीट हो गया सर इनका, बाकी लोगों ने। हाँ हाँ ठीक है, कंप्लीट हो गया सर, टाइम हो गया है। नेक्स्ट भी शुरू करना अपने को। फीडबैक देते तो सर योगेंद्र सर, रियल में मैंने फर्स्ट टाइम आपके बायोडाटा को ध्यान से देखा है, और आज भी जैसे आपने देखा इंटरव्यू में शुरू में वही पूछता आपने 10th कब की, 12th कब की, ग्रेजुएशन कब की, तो उससे सीधा सीधा आपके बायोडाटा में काफ़ी चीज़ें वो है ना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं आपके, और आप उसमें नकारात्मक आप वो भी बताना भूल गया, 15 अगस्त 1987 वो भी आप, हाँ वो भी है, पर आप नेगेटिव जा रहे हो उसमें। आप जैसे पहला दे रहे हो, कह रहे हो ना मैंने बीएससी किया, फिर मैं आप अपनी कमियां क्यों बता रहे हो वहाँ पे? आप अपनी खुद की नेगेटिविटी बता रहे हो आप उसमें। आप इसका कहीं भी किसी भी अच्छे विशेषज्ञ से इसके क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों का आंसर आप तैयार करो। बाकी जीके आप सब कुछ छोड़ो ना है तो कोई बात नहीं, लेकिन इन चीज़ों का आंसर आप पक्के तैयार कर लो। ये क्वेश्चन श्योर उठेंगे आपके बायोडाटा से, क्योंकि आपने 2003 में आपने 10th कर लिया था, फिर 2005 में आपने 12th कर लिया, 2010 में जाके आपने ये किया था बीए किया, तो वहाँ गए पे बाद में आपने बताया मेरी बीएससी छोड़ करके आप उसमें आए। तो इन चीज़ों आप तैयार करो, आपको खुद को पता है बायोडाटा मेरे कहाँ कहाँ सवाल उठ रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप देखना होगा। एक ईमानदारी से सोचा कि भाई कहीं घुमाना नहीं पड़े, तो पूरा सही से रखने का प्रयास नहीं, फिर आप उसमें ईमानदारी से उल्टे फिर आपके ऊपर और प्रश्नों की बौछार होगी ना। आप ईमानदारी से दोगे तो उसमें बौछार होगी। मैंने तैयारी भी की थी 2 साल, जो एनडीए के लिए है या फिर और प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी की थी, वो अगर मैं रख देता हूँ तो ज्यादा। हाँ, आप इसमें पॉजिटिव चीजें बताओ, ये मत कहो कि सर मेरी कमी रही थी या मैं निर्णय सही नहीं ले पाया गया या परिवार वालों ने सही नहीं लिया था, वो मत कहो। आप कुछ आप किसी अच्छे विशेषज्ञ से पूछो जो इस एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ कर आप अच्छे क्वेश्चन तैयार, इनका आंसर तैयार करो। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है। एक एक्सपेरिमेंट यही किया, जो कहना था वो एकदम सटीक था, उससे मैंने आपकी प्रतिक्रिया मैंने पहले से सोच रखा था, इस तरीके से मैं रखूंगा। ठीक है सर, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है, इसको आप और देख लेना मेरे हिसाब से। अच्छा
सर बाकी जो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनके बारे में क्वेश्चंस मेरे ये नॉर्मली आपके वही थे, इसके ही थे, आपके गैप पे ही थे ज़्यादातर। क्वेश्चंस पे ज़्यादा कोई इशू नहीं है मुझे लगता है। क्वेश्चंस पे आपने जहाँ आपको आ रहा था आपने जवाब दे दिया, नहीं या आपने सॉरी बोल दिया, तो वहाँ पर आपने गलत आंसर कहीं दिए ही नहीं आपने। जैसे लेटरल एंट्री वाला था तो आपने ठीक ही दिया उसमें, है ना। और वो उसकी डेफिनेशन भी आपने दे ही दी थी लगभग। तो वाटर डे वाला आपने वो मतलब फैक्ट आपने बता दिए, कोई कमी नहीं है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट सर, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही अभी। अपन बाद में बात कर लेंगे सर, योगेंद्र सर, इस पे कल होगा। अभी नहीं आ रही आवाज मेरी? हाँ अब आ रही है, आवाज आ रही है। सर फीडबैक तो दे ही दीजिए क्योंकि मेरे पास फिर बहुत ज्यादा का मौका नहीं मिलेगा, तो मैं सर मुझे जो इशू लगा मैंने आप जी सर मैं उनको पॉजिटिवली उन फिलेंथ्रोपिस्ट को उनको करता हाँ हूँ आपने उनका पॉजिटिव चीजें बताओ। और वहाँ भी आप यूपीएससी वाला भी ये मत कहो कि मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया, ये वाला आप कैसे, तो मैं उसकी यूपीएससी की तैयारी की थी, ये ऐसा दूसरे कुछ भी आप सोच लो, आप उसको अच्छे से कर लो, है ना, अपने हिसाब से। जी सर ठीक है, कृष्ण गोपाल जी। जी सर। ये हाँ फैन योगेंद्र जी सर, अच्छा था इंटरव्यू। बस जो महावीर सर ने कहा ये मुझे भी थोड़ा सा लगा है, थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। जो नेगेटिव पॉइंट है उनको थोड़ा सा अपन को उनकी छटनी तो करनी पड़ेगी सर, थोड़ा ठीक रहेगा। पॉजिटिव इमेज ही हमें शो करनी है। मुश्किल से 15 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट में अगर अगर अपन एक भी मौका दे दें तो ठीक नहीं रहेगा इस तरह से मेंबर्स को सोचने का। दूसरा, आंसर आपके बहुत अच्छे थे। मैंने कुछ इमेजनरी जो क्वेश्चन आपके सामने डाले हैं, इमेजनरी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आपने हैंडल कर लिया है। थोड़ा सा और इसमें आप जैसे करियर के बारे में पूछा, करियर के बारे में 20 साल बाद में आप क्या सोच रहे होंगे, तो थोड़ा सा आप करियर मतलब एक एसडीएम सेलेक्ट होते हैं तो उसमें 20 साल बाद में एसडीएम कहाँ पर रहता है, उसके करियर में क्या चेंज आने वाला होता है, थोड़ा सा वो भी साथ में सोच के उस हिसाब से मल्टी एक डिसिप्लिनरी या मल्टी अप्रोच वाला एक आंसर दे देंगे तो और अच्छा रहेगा। वैसे क्वेश्चन आपका भी आंसर आपका भी अच्छा था। और थोड़ा सा लिख के और मैं इसको विस्तृत बनाऊंगा और भी आयाम इसमें जोड़ूंगा। मुझे लगता है एक ही तरफ चला गया था सारा। जी हाँ, एक तरफ चला गया था, मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ। और बाकी थोड़ा टू द पॉइंट अगर आप कहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के आंसर में आपकी थोड़ी भूमिका बन रही थी। भूमिका को थोड़ा छोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे आप इसको वापस सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हर क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लंबा था आंसर, तो आंसर को थोड़ा सा आप शॉर्ट कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। बाकी बहुत अच्छा था सर, मुझे और कोई ज्यादा गड़बड़ इसमें लगी नहीं सर। ओके थैंक यू सर। सुनील सर। हाँ योगेंद्र जी, मैं थोड़ा लेट ही जुड़ा था, पहले वाला मैंने सुन नहीं पाया, लेकिन मैंने जो चीजें पूछी आपने जो मैंने करंट में अभी जो क्वेश्चन चल रहे थे मैंने उनको ही पूछा है, जो अभी आज के इंटरव्यू में आरपीएससी में पूछे गए। और मुझे काफी संतोषजनक लगे, आपने काफी जो आंसर्स जो हैं ठीक दिए। मंडियां समाप्त हो जाएंगी, ये वाला भी आपका अच्छा था। सशक्त बनने का है, ये आपने पढ़ा नहीं है, ये थोड़ा आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये इश्यू जो है अभी चल रहा है मंडियों वाला। तो राजस्थान सरकार इसके लिए विशेष कुछ प्रयास कर रही है, जिस प्रकार की नई मंडियों की स्थापना है, गौण मंडियों की स्थापना है, या एक कृषक कल्याण कोष बनाया गया है, उसके माध्यम से भी मंडियों के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में जो ये क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं या ग्राम सेविका सहकारी समितियां, इनको भी मंडियों का दर्जा दिया गया है। उसके बाद में था राजनीति अर्थव्यवस्था वाला, आपने ठीक हैंडल किया उसको, कि जिस प्रकार की राजनीति होगी उस प्रकार अर्थव्यवस्था चलेगी वो। और प्रस्तावना आपने अच्छे से बहुत बहुत बढ़िया बोली। और फांसीवाद और नाजीवाद का जो अंतर था वो आपने सुपरफिशियल तो अच्छा बताया कि वो अलग अलग लोगों के द्वारा था। इसमें मेनली ये होता है कि जो फांसीवाद है उसके अंदर एक जो तानाशाह होता है, वो जो समाज के सभी पहलू हैं उनमें अल्पसंख्यक जो धनी वर्ग है उनको उसके शीर्ष पर बैठाने का प्रयास करता है। एक तो ये होता है। एक इसके अंदर ये होता है कि राष्ट्र को वो प्रमुख स्थान देते हैं, और नस्लवाद इसमें बिल्कुल नहीं होता। जबकि नाजीवाद की खास बात यह है कि इसमें नस्लीय भेद मतलब किया जाता है। जैसे हिटलर ने जो है वो यहूदियों को मारने का प्रयास किया था। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, बिल्कुल भी।
हेलो। आ रही है सर? हाँ, थोड़ी अब आ रही है। चलिए सर, ये कोई वेट कर रहे होंगे अगली कैंडिडेट, आप वो स्टार्ट कर दीजिए आप। हाँ ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके। नेक्स्ट किसका है? ओके।